हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम साइंस के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता है कि साइंस के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करना होता है। अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो आपसे बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम बायोलॉजी को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी की आपकी 2 क्लासेज ऑलरेडी आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप इन्हें भी ज़रूर देख लें। आज हमारी बायोलॉजी की तीसरी क्लास है और आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमारे चैप्टर का नाम है वर्गीकी टैक्सोनॉमी। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बार लगातार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम सॉल्ट में समझेंगे कि वर्गीकी टैक्सोनॉमी क्या होता है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो आपने देखा कि टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहों में, छोटे बड़े समूहों में बांटते हैं। तो यह आपका वर्गीकी कहलाता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका कैरोलस लीनियस को। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, किंतु वर्तमान में विटेकर के 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई है। देखिए, ये सब बताने का तात्पर्य यही था, आपको 5 किंगडम सिस्टम से परिचय कराना। टैक्सोनॉमी मेनली आपकी इस 5 किंगडम सिस्टम पर ही बेस्ड है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम क्या है, सबसे पहले आप इसे देखिए, जो विटेकर ने ये 5 जगत प्रणाली दी है, तो ये 5 प्रकार के समूह हैं जिनमें समानताओं के आधार पर और असमानताओं के आधार पर जीवों को रखा गया है। तो ये 5 जगत प्रणाली कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहली है आपके सामने मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के जीव जंतुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें किस प्रकार के जीव जंतुओं को रखा गया है, ये आपको यहाँ पर देखना है। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत प्रणाली। तीसरा है कवक जगत प्रणाली। चौथा है पादप जगत प्रणाली और 5वां है जंतु। तो आपने यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत प्रणाली को देखा। ये मेनली आपके 5 ग्रुप होने वाले हैं, आपको इसे इस प्रकार से समझना है। बस अब आपको यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करनी है किसकी क्या विशेषता है। चलिए, अभी हम जो आगे का रिवीजन है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, आपको उन्हें अच्छे से देखना है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अच्छे से देखना, समझना है और आंसर करने का प्रयास करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? यहाँ पर आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, कवकों की, कीटों की, पादपों की और जीवाणुओं की। इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किन की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कीटों की। तो दोस्तों, यहाँ पर जीवों में सबसे अधिक संख्या है आपकी कीटों की, ऐसा रिसर्च के दौरान पता लगाया गया है। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों यानी कि इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने ऊपर 5 ग्रुप देखे थे, अब आपको बस यही समझते हुए चलना है कि कौन सा जीव जंतु कौन से ग्रुप यानी कि कौन से संघ के अंदर आता है। जैसे कि हमने कीट की बात की, तो कीट कौन से संघ के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा संघ। तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। कुल ज्ञात जातियों यानी कि 15 लाख से अधिक जातियों में से सर्वाधिक जातियां, लगभग 10 लाख से अधिक जातियां कीटों की हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर कथन और कारण में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, कथन है आपके सामने, अमीबा
अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण यहाँ पर दिया गया है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही प्रश्न ए हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। एक बार फिर से देखिए, कथन था अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। देखिए जब आपको पता लग जाए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तब आपको उसे एज ए इंफॉर्मेशन गेन करना है। तो अभी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से गेन करिए। देखिए अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना है, एक कोशिकीय जीव की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इसको और अच्छे से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, गर्म रुधिर वाले जंतु। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो दोस्तों यहाँ पर आपको गर्म रुधिर वाले जंतु के बारे में पता होना चाहिए। ये किस प्रकार के जंतु होते हैं और ये मेनली किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। पहला कथन ये आपसे दिया गया है और दूसरा कथन दिया गया है कि वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। तीसरा कथन है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं और चौथा कथन है वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अभी यहाँ पर आपको सीखना है कि गर्म रुधिर वाले जीव जंतु क्या होते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको अच्छे से समझेंगे। इनको हम समतापी भी बोल सकते हैं, होमोथर्मल। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। तो वार्म ब्लडेड जंतु कौन से होते हैं? जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं। जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड जंतु भी बोलते हैं। तो इन्हें असमतापी जंतु बोला जाता है। इन्हें आपको ध्यान रखना है, ये इनके बिल्कुल विपरीत है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर गलत कथन पहचानना है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यह है आपका एक गलत कथन है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी गलत स्टेटमेंट है जो कि आपका सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पर सही दिए गए हैं तो आप इन्हें एक बार समझ सकते हैं। देखिए गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, सही है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो ये तीन कथन सही हैं और आपका वो गलत दिया गया है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूरोस्टमी यूसी लोमेटा यूमेटाजोआ होते हैं जिनकी डिंबक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है, बाइलेटरल होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते। वहाँ पर आपसे कहा गया था, आप इस स्टेटमेंट को पकड़िए, वहाँ पर आपसे कहा गया था कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है कि प्रजक नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए आपका सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मछली नहीं है। देखिए इसका यहाँ पर क्या होता है, आपको मेनली नाम पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ये मछली है लेकिन वो मछली नहीं होती है, इसीलिए आपको इसे नोट कर कर याद करना है। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्टारफिश। तो देखिए आप इसके नाम से देखिए स्टारफिश, स्टारफिश पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यह एक मछली है लेकिन वास्तव में यह एक मछली नहीं है। और बाकी सब यहाँ पर मछलियाँ हैं, साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये सब मछलियाँ हैं जबकि स्टारफिश एक मछली नहीं है। देखिए कुछ समुद्री जंतुओं के नाम
मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं। जैसे आपको इन्हें एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है, जो अभी नाम मैं बोलने जा रही हूँ वो आपकी मछली नहीं है। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सभी आपकी फिश जैसी नाम दिखने वाली ये मछली नहीं है। आपको इन्हें नोट डाउन कर लेना है क्योंकि बार बार ये लगातार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? आपको बताना है कौन सी एक वास्तविक मछली है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कैटफिश। तो कैटफिश यह आपकी एक वास्तविक मछली है, जबकि रजत मीन, जेलीफिश, एक मिनट देखिए, जबकि रजत फिश, जेलीफिश और क्रेफिश ये आपकी मछली नहीं है, जबकि कैटफिश यहाँ पर एक वास्तविक मछली है। देखिए, रजत मीन यानी कि सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट होता है, क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर होता है, जबकि जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। कैटफिश वास्तविक मछली है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप में मछली है। देखिए, सितारा मछली यानी कि स्टारफिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। तो ये स्टारफिश क्या है? यह एक जंतु है, ना कि एक मछली। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हेगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैपस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। तो समुद्री घोड़ा क्या है? यहाँ पर समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है। आपको यहाँ पर बस इतना याद कर लेना है। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन एक मछली है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, व्हेल मछली। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। देखिए, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। 10वां प्रश्न है आपके सामने, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्तनपायी। तो व्हेल आपका स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, व्हेल। यह प्रश्न आपने देखा कि बार बार रिपीटेशन के साथ आपसे पूछा जा रहा है। 12वां प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, एकिडीना। एकिडीना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, चमगादड़। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यहाँ पर आपको देखना है, चमगादड़ उड़ने की वजह से आपको ये नहीं मान लेना है कि यह पक्षी वर्ग में आएगा, क्योंकि चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्र बाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? सही आंसर ऑप्शन ए है, चमगादड़, जिसे हमने अभी डिटेल में ऊपर समझा था। 16वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 3, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये आपके मेनली स्तनधारी हैं। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा आपको पता है एक वास्तविक मछली होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है।
देखिए, इसके अलावा समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी की मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि समुद्री घोड़ा क्या है, यह एक कशेरुकी की मछली है, जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह यह आपके स्तनधारी वर्ग में आएंगे। 17वां प्रश्न है आपके सामने, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, स्तनी में। देखिए, डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचूक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, स्तनपाई। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से समझना है। सील या फोका एक स्तनपाई जंतु है जो गण कॉर्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय, चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, नृशंस प्राणी कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ओटर। ओटर एक नृशंस प्राणी है। देखिए, ओटर को ही आपका उदबिलाव कहा जाता है। तो उदबिलाव या ओटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु यानी कि मैमल्स है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर यानी कि ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सैलमोशक और वज्रसल्क। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1 और 3, तो 1 और 3 यानी कि जाहक यानी कि हेजहोग और वज्रसलक पैंगोलिन, ये ऐसे जंतु हैं जो स्वयं की रक्षा करने के लिए स्वयं को लपेटकर सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जाहग या हेजहोग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। 21 क्वेश्चन है आपके सामने, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया किस चीज को बताता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फीबिया अर्थात उभयचर। उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेंढक और टोड। तो मेंढक और टोड ये आपके एम्फीबिया वर्ग में आते हैं क्योंकि ये स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं। 22 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। सही आंसर ऑप्शन ए है, जानने की इच्छा प्रकट करना। देखिए, बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लंगूर। लंगूर एक कपी नहीं है, जबकि गिबन, गोरिल्ला और ओरंग उटान ये आपके कपी वर्ग में आते हैं। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपी प्राणी जगत में होमिनोइडीय महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, हीन कपी और महाकपी। हीन कपी छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे कि गिबन। महाकपी बड़े आकार के मानवनुआ कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है।
24 क्वेश्चन है आपका, मानव सदृश लघुतम कपि है, सही आंसर ऑप्शन ए है गिबन। 25 क्वेश्चन है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, तो नीलगाय आपकी हिरन के कुल में आती है, सही आंसर हिरन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी होगा गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है। गीदड़ के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। 27 प्रश्न है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, सही आंसर है ऑप्शन डी एक मृदु कवची मोलस्क। ऑक्टोपस एक मोलस्क होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है, यानी कि मोलस्क है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को आपको नोट करना है, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक भी पाए जाते हैं। 28 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा आकशेरुकी कौन होता है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा स्क्विड। स्क्विड सबसे बड़ा एकशेरुकी है, जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा एकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा सीप। सीप यानी कि ऑयस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा केकड़ा। तो केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी किस प्रकार से, तो यहाँ पर समझिए। देखिए केकड़े का वर्ग होता है मैलेकोस्ट्रेका, तो मैलेकोस्ट्रेका वर्ग में आपका केकड़ा आता है, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये आपके एरेकिनिडा वर्ग में आते हैं। इसी कारण से केकड़ा इनसे अलग है। 31 क्वेश्चन है आपका, कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ एक किस्म है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा मुर्गे की। कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है। मध्य प्रदेश के झाबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली माशी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लकर मांस तक का रंग काला होता है। तो आपको याद रखना है कड़कनाथ एक मुर्गा है। 32 क्वेश्चन है आपका, व्हाइट लेन हॉर्न एक किस्म है, सही आंसर ऑप्शन सी होगी कुक्कुटों की। व्हाइट लेन हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। 33 प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, सही आंसर ऑप्शन ए होगा मकड़ी वंशी। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। देखिए टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। 34 क्वेश्चन है आपके सामने, जुगनू होता है एक, सही आंसर ऑप्शन बी होगा कीट। जुगनू एक कीट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुगनू कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकर्षित करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। 35 क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मकड़ी वर्ग एरेकिनिडा तथा करम एरेनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद यानी कि लेग्स पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण होता है। तो कीट का विशिष्ट गुण क्या होता है कि इनमें 6 पैर पाए जाते हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इनके 8 पैर पाए होते हैं।
36 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा मकड़ी। आपको पता है कि मकड़ी एक कीट नहीं है। 37 क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं 8 पैर, 8 टांगे मकड़ी में पाई जाती हैं, इसीलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं। 38 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा मकड़ी। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा का रक्त सफेद होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। 40 क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती हैं तो वो फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में, रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। 41 क्वेश्चन है आपका, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा गोशामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोशामर रेशम कहलाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोशामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार हैं मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम और मूंगा रेशम आदि। 42 क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सही आंसर ऑप्शन बी है। 1, 2, 3 यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसीलिए आपको इन्हें एज ए इंफॉर्मेशन गेन करना है। सबसे पहला कथन है, फीता कृमि उभयलिंगी है। सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। सही है। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये भी सही है। फोर्थ कथन गलत दिया गया है कि गिनी कृमि एनालिड होते हैं, तो ये गलत है। सही आंसर ऑप्शन बी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप, जबकि कथन 4 आपका सही नहीं था क्योंकि गिनी कृमि एक सूत्रकृमि है, और यहाँ पर क्या बताया था कि गिनी कृमि एनालिड हैं, जो कि गलत है क्योंकि गिनी कृमि आपका सूत्रकृमि होते हैं। 44 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। इस ग्रुप के जंतु क्या होते हैं? ये सब रात्रिचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। 45 क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं या नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। आपको बताना है मच्छरों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर सिर्फ केवल 2 और 5 कथन ही सही दिया गया है। केवल 2 और 5, आपको इन्हें अब एज ए इंफॉर्मेशन गेन करना है। आपको मच्छरों के बारे में याद रखना है कि केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैने बड़े होते हैं। तो अब ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के रूप में हो गई। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षियों स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़ी होती है। 46 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है।
क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कंगारू चूहा। देखिए अभी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो सही आंसर कंगारू चूहा होगा। देखिए कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्राय ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। 48 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कंगारू चूहा। 49 क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। 50वां क्वेश्चन है आपके सामने, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, जंभिका दंत का। सांप के जहरीले विष दंत जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी कुछ आज की वीडियो से, आज की क्लास से हमने सीखा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन की है। इसी प्रकार से ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। साइंस के घटना चक्र के अलावा हम पॉलिटी और ज्योग्राफी के घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं और इनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। काफ़ी सारी क्लासेस इन पर आ चुकी हैं, तो आपको इन क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।